नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य सृजन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए डॉक्टर वीणा सिन्हा। डॉक्टर वीणा सिन्हा यूँ तो पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप एक बहुत ही सुविख्यात कवि, कथाकार और उपन्यासकार भी हैं। तो आज हम उनके साहित्य सृजन पर और उनकी रचना कर्म पर बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। वीणा जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक बहुत लंबे अरसे से डॉक्टर के रूप में काम कर रही हैं और एक लंबे अरसे से आप रचना कर्म भी कर रही हैं। तो इस साहित्य कर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखो, ये दोनों अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि बहुत अलग अलग बातें हैं कि एक चिकित्सक होना और एक कवि कथाकार होना। दरअसल हम सबका जीवन इतना ज़्यादा गुथा हुआ है कि हम जो होते हैं अंदर से वही सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं कविता बचपन से लिखती थी और कहानियाँ लिखना भी अच्छा लगता था मुझे और सुनाना भी, तो ये आदत थी। और जब मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद ज़िंदगी के कई दूसरे पक्ष भी दिखने लगते हैं आपको, तो वो उसने उनमें एक नई तरह की चीज़ों को इनकलकेट किया जिससे कि आप उसको अलग तरह से जीवन को देखने लगते हो। तो वो शायद एक फैक्टर था जिसने ऐसा मतलब मजबूर किया कि मैं लिखूं ही, उसके बिना होगा नहीं, अंदर की तड़प नहीं जाएगी। जैसा आपने कहा कि जो हमारा प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे रचना कर्म में होता भी है, और आपके जितने भी उपन्यास हम देखते हैं, आपके 4 उपन्यास प्रकाशित हैं, 5 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और 2 कविता संग्रह अभी प्रकाशित होने हैं। उन सभी में हमें कहीं ना कहीं वो एक रिफ्लेक्शन भी दिखता है कि स्त्री की जो समस्याएं हैं या स्त्री के जो मनोवैज्ञानिक जो उसके आधार हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए इस सब को लिखना भी ज़रूरी था? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो हम किसी एक से कोई बात कहते हैं, मुझे लगता है वो सबको समझनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे पता है कि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपना लें तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अपने देश में जब देखा, हम लोग अपने प्रदेश में जब काम करते थे, इतनी हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी, मातृ मृत्यु दर इतनी ज़्यादा, औरतों को सुना नहीं जाता, उनको बिल्कुल आखिरी समय में अस्पताल में लाया जा सकता है, तो वो चीज़ें आपको अंदर से तड़पाती थी। फिर दूसरा ये कि आप यही नहीं, जो पैदा होने के बाद उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, हमने जब केसेस देखे उस समय तो डावरी डेथ्स भी बहुत होती थी, और फीमेल फिटिसाइड जैसी जो भयावह है, जो आज भी डर पैदा करती है। मतलब उस औरत को हम कभी नहीं चाहते अपने जीवन में उस तरह से, और जब वो गर्भ में तब भी उसको मारना चाहते हैं। तो ये जो उसमें डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा, तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें अंदर से विचलित करने वाली थी, तो उस पर लिखे बिना रहा नहीं गया। और मुझे ऐसा लगा कि हम कहने से शायद कुछ लोगों तक बात जाएगी, तो वो जो हम महसूस करते हैं उस परिप्रेक्ष्य से अगर कोई सोचेगा तो शायद कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आए। और मैंने चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया, तो स्वाभाविक रूप से इसी बात से कि जो मैंने अंदर अपने महसूस किया, जो मुझे जिस चीज़ में सुख मिला, मैं चाहती थी औरों को भी मिले, और मैं जिस तरह से अच्छे से हूँ वो भी रह सकते हैं, बजाय वो कुछ चीज़ों को सीख लें तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। आपने जैसा कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप बहुत रही हैं, आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन जो स्त्री की समस्याएं हैं वो जितनी हमें ग्रामीण में दिखती हैं उतनी ही शहरों में भी दिखती है। आपका जो उपन्यास है सपनों से बाहर, वहाँ हम देखते हैं कि कैसे शहर की स्त्रियाँ हर दूसरे अध्याय में एक ख़ास मुख्य किरदार के रूप में वहाँ आती हैं। तो शहरों में जो स्त्री की समस्या है और उस पर जो आपने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखो, मतलब सपनों से बाहर उपन्यास बेसिकली जो हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, और एक तरह का दबाव होता है, एक तो आपको उसमें चयनित होके जाने का कि आप कुछ स्पेशल हो, पर जब आप वहाँ जाके देखते हो वहाँ की अपनी दुविधाएं हैं, चैलेंजेस हैं, और उसके बीच में एक स्त्री जिस तरह से आती है, और वो हर अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में, उसकी मूलभूत समस्याएं, उसको एक जीवन में जो दरकार है कि वो किसी से प्रेम पाना चाहती है, और उसके
बदले में वो बहुत सारा प्रेम देती भी है, पर वो उसका उस तरह से अगर उसको प्रतिसाद नहीं मिलता तब उसकी मनस्थिति वो कितने टुकड़ों में टूटती है और कहाँ कहाँ अपने जीवन को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है और कैसे उसको निर्णय लेने में चीज़ें सहायक होती हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अंदर जो निर्णय लेने में सहायक हो उसकी तरफ औरतों का ध्यान ज़रूर जाए कि आप अपनी ताकत को पहचानो। तो भाई हम ये कहते हैं बहुत सी बातें, पर हम ये कहें कि हम उन लड़कियों को कहते हैं कि तुम निर्वंश हो, पर हम ये नहीं सोचते कि उसका पिता निर्वंश कैसे होगा जिसकी कोख से दुनिया चलती है। तो कविता ऐसे ही बन जाती है शायद, कैसे कहलाएगा निर्वंश उसका पिता जिसकी कोख से दुनिया चलती है। तो अर्बन हो या रूरल, लड़कियों को ये बातें सुननी पड़ती थी। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि बदलाव आया पुरुषों की मानसिकता में भी, क्योंकि हमें स्त्री विमर्श की बात सिर्फ स्त्रियों से नहीं करनी है, ये बात हमको पुरुषों से भी कहनी है। और यही बात कहने के लिए शायद साहित्य, कविताएं, कथाएं, उपन्यास ये मदद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ औरतें नहीं पढ़ती, आदमी भी पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आपका उपन्यास पथ प्रज्ञा जब मैं पढ़ रही थी और अग्निगर्भ में जलती पंखुड़ियाँ, तो ये भी एक भीतर से एक आवाज़ आई कि कैसे आप इतिहास की तरफ जा रही हैं और ना सिर्फ महिलाओं की स्थिति, लेकिन एक उस समय का जो समाज है वो कैसा रूप लेता है और वो किस तरह दिखाई देता है। तो ये इतिहास की तरफ जाने का जो आपका आग्रह है, इसके पीछे क्या राज है? ये बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मैं जिस समय मैंने सपनों से बाहर, तो ये चूंकि पूरी तरह से मेडिकल के लिए था, मैं मूलतः कविता लिखती हूँ। तुम देख रही होगी कविता किताबें ज़्यादा हैं और अभी भी अप्रकाशित कविताएं शायद बहुत सारी डायरीज में होंगी। तो कुछ जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनके संपर्क में आना हुआ, उन्होंने कहा नहीं आप गद्य लिखिए। तो मैं उन दिनों महाभारत पढ़ रही थी। मुझे लगा कि हम जो समकालीन पुस्तकें पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लेकिन अपने जो हमारी जो परंपरा में जो गद्य है उसको देखा जाना मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो महाभारत पढ़ते समय उनकी जो शैली है वो एक आपको ऐसे बताते हैं जैसे निष्प्रह होकर एक ऑब्जर्वर की तरह है। तो वो चीज़ बहुत प्रभावित करने वाली थी। और चूँकि मैं महाराष्ट्रीयन परिदृश्य में रही हूँ, उसके बीच में पली बड़ी भी हूँ, तो मैंने बहुत सी जो मराठी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो भी देखी। तो उसमें इतिहास को लेके काफ़ी झुकाव भी दिखाई देता है। तो महाभारत के दूसरे अध्याय की जो कथा है ययाति कन्या माधवी की कथा, उसने मुझे झकझोर के रख दिया। मैं मतलब रातों को सो नहीं पाती थी कि हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारे पुराने समय में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर उसमें जो लिखा जा रहा है उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो विचलन की बात करके लिखा गया हो। उसमें वो कथा पूरे के पूरे एक दृष्टा भाव से लिखी हुई कहानी है। तो मुझे लगा हम विचलित हो रहे हैं क्योंकि शायद समय के साथ मान्यताएं बदलती हैं। इस बात ने मुझे इतिहास की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, और अपने प्रोफेशन के साथ जब भी मुझे जो समय मिलता था मैंने तमाम उन पुस्तकों को लाया जिसमें हम अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के जो दुनिया भर में हैं उनको पढ़ने की कोशिश की। और फिर उसका एक क्योंकि उस समय दूरदर्शन पे भी इस तरह के महाभारत, रामायण, इस तरह के सीरियल्स आ रहे थे, पर हम उससे अपने आप को, और चाणक्य जैसे वो भी आ रहे थे सीरियल्स, तो ये चीज़ें आपको एक दृश्य जो उपस्थित करते हैं। पर मुझे लगा नहीं, हमारा इतिहास क्या कहता है, उससे हम कौन सा दृश्य उभार सकते हैं। तो फिर जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी तरफ जाना हुआ, और जब उसको खोलते गए उसके पढ़ते तो समझ में आया कि नहीं, स्त्री की समस्याएं उस तरह कुछ और थीं। उनको जो उनके लिए जो मान्यताएं बनाई गई थी, जो मापदंड बनाए गए थे, वे बहुत अलग थे, और उनको मानने के लिए एक सिस्टम था जिसमें एक आश्रम की व्यवस्था थी। जैसे हमने उसमें विश्वामित्र के आश्रम को दिखाया है, तो वो आश्रम में विश्वामित्र की बात सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र के राजा क्यों मजबूर हैं, ये मुझे समझना था। क्योंकि हम कहते हैं कि ऋषि ने कहा तो तुम्हें मानना पड़ेगा, पर हम उसको आज की तारीख में कैसे डिफाइन करेंगे। तब मुझे समझ में आया कि वो कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहाँ पर एक ऋषि अपने समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन चला रहा है। वो वहाँ पे ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारे योद्धाओं को तैयार करते हैं, हमारे लोगों को शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं। साथ ही साथ वो उनका एक, जैसे आज जिसको हम कहते हैं मीडिया,
वो भी थे, क्योंकि वो विरुद्धावलियाँ लिखते हैं, राजाओं के हित की बात करते हैं, आसपास के राज्य की सीमाओं में दोस्ती बनाते हैं, उनके बीच में एक लड़ाइयों को रुकवाते हैं या लड़ाई करवा भी सकते हैं चाहे तो ये जो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसमें कई ऐतिहासिक पुस्तकों ने मेरी मदद की, जो कुछ अंग्रेजी में भी थी, कुछ हिंदी में भी थी, पर इस तरह से मुझे लगा कि ये, और हम आज जो हैं उस इतिहास को लेते हुए आगे आते हैं, तो हम कैसे बदल रहे हैं, कौन सी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्होंने हम लोगों को प्रभावित किया है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको तोड़ती हैं। उस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे भी ये लगा कि सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य उस समय का जो है वो इवॉल्व्ड होता हुआ ही हम आज के समय में पाते हैं। जैसे ये बात कि कैसे जो खबरें हैं वो हवा की तरह फैलती हैं, तो कैसे आज भी समाज इस तरह से ही चल रहा है कि जितनी तेज़ी से शायद मीडिया लोगों तक नहीं पहुंच पाता, बातों ही बातों में, हवा में कैसे बातें फैल जाती हैं। बहरहाल उसमें एक अध्याय काशी नाम से भी लिखा है और उसकी पूरी अपनी अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन आपने एक कविता भी है आपकी जो आपने काशी पर लिखी है। तो आपसे, इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पे जाएं, आपसे अनुरोध करूंगी कि वो कविता आप काशी का महत्व हमारे पूरे इतिहास में बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी नगरी, और अभी एक नई फिल्म भी बनी, शायद वो काशी को लेके ही बनी है। तो काशी के लिए कहते हैं कि हम वहाँ मुक्त हो जाते हैं, तो देह के न रहने पर मरने के लिए भली है काशी, पर जीते जी किस अचिंत्य आकर्षण से बंध कर भटकती है भाव देह, तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर। तुम्हारी आँखों के शोर में यह सुन पाना मुश्किल है कि शून्य पथ पर कहाँ बसाओगे घर, कहाँ ख़त्म होगा जीते चले जाने का सफ़र। भय नहीं है जन्म मृत्यु के आदि द्वंद्व का, संध्या भाषा में तलाशती हूँ तुम्हारे अहेतु की प्रेम की शुभ गंध। जीते जी विमुक्त होते हुए मरणम यत्र मंगलम। क्या बात, बहुत ही सुंदर। साहित्य की यात्रा में निश्चित रूप से ऐसा ज़्यादातर साहित्यकारों के साथ हुआ है कि कविता पहले आती है, उसके बाद गद्य आता है। ये दोनों विधाएं अपने आप में बहुत अलग तरह की डिमांड्स रखती हैं। कविता बहुत ही क्षणिक और बहुत एक समय की एक छोटी सी बात कहने का तरीका है, जबकि गद्य बहुत एक लंबा अनुशासन भी मांगता है। जैसा कि आपने बताया था कि आप 25 सालों से एक साइंस फिक्शन भी लिख रही हैं जो संभवतः बहुत जल्दी आएगा, तो ये दोनों की प्रोसेस बहुत अलग है। एक साहित्यकार होते हुए इन दोनों विधाओं को पकड़े रखना और इस पर काम करने की क्या चुनौतियां आपको लगती हैं? हाँ विशाखा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पर मैं समझती हूँ कि तुम भी एक अच्छी कवियत्री हो, अच्छा कविता लिखती हो, तो इसके लिए तुम्हें मैं मतलब बहुत अधिक तुमसे नहीं कहूँ, क्योंकि तुम उस प्रोसेस से गुजरती हो। हमें जब भावनाओं का आवेग आता है, हम अपने आसपास की चीज़ों को हमसे टकराते देखते हैं, हमें चुनौतियाँ मिलती हैं, हमें लगता है कि ये बहुत हमें परेशान करने वाली चीज़ है, तो कविता शब्दों को जो हमारे पास होते हैं उन शब्दों में अभिव्यक्त होती है, और शब्द मूलतः हमें अपनी एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो वो हम थोड़े शब्दों में, तो कविता एक संक्षिप्तीकरण की प्रोसेस है। मतलब हम किसी तकलीफ में अगर हम महीनों से बैठे हुए हैं या सालों से या कहो जन्मों से हम जिस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं उसको हम कविता के माध्यम से कुछ शब्दों में करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस एकदम इस तरह से उसको छोटे कम शब्दों में बांधना, और बहुत ही कविता मुझे लगता है ज़्यादा डिसिप्लिन मानती है, क्योंकि वो संप्रेषणीयता बढ़ाने के लिए हमें उसमें शब्दों को बहुत चुन के लाना होता है। और चूंकि मैं बहुत सालों तक कविताएं लिखती रही, तो उपन्यास को फैलाना मेरे लिए कठिन काम रहा है। नोट्स तो लेके रख लेना आसान हो जाता है, पर आप जब उसको कथानक और उसमें पिरोते हैं तो ये जस्ट उल्टी प्रक्रिया है जिसमें आप विस्तार दे रहे हो। मतलब हमने किसी चीज़ को बहुत सालों तक दबा के एक चीज़ को किया, और साइमल्टेनियसली तो एक जस्ट ऐसे एकॉर्डियन होता है ना, ये उस तरह का आपका मन होता है कि कभी वो यूं फैलता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत, पर वो रेलेवेंस क्या है उसका, मतलब जैसे तुम्हें बता रही हूँ अग्निगर्भ में जलती पंखुड़ियाँ जो नालंदा के पतन को लेके लिखा हुआ उपन्यास है, इसके नोट्स मैंने करीब 8 साल इसको पढ़ा, तो नालंदा का इतिहास उसका और बुद्धिज़्म हमारे यहाँ क्यों डिक्लाइन हो गया, ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो हमारे बीच में तैरते हैं। तो उनको पाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि
आसपास के हमारे देश है, म्यांमार है, चाइना है, जापान है जहाँ गया, श्रीलंका है, अफगानिस्तान जहाँ अब उसका समाप्ति हो गई, तो उनके बीच में से हम कैसे भारत में उसकी स्थिति को देखते हैं। तो ये बहुत सारा, तो मतलब हजारों पेज का जो ज्ञान था उसको जब समेटने के लिए तो एडिटिंग इतनी ज़बरदस्त करनी होती है। तो ये एक उल्टी प्रक्रिया है कि जो उपन्यास लिखना, तो मुझे लगता है कविता करने के कारण मुझे एडिटिंग आसान हो जाती है कि अपनी चीज़ से उतना मोह नहीं होता, लगता है ये काटा जा सकता है। तो मुझे लगता है तुम्हारा भविष्य जब उधर जाएगा निश्चित रूप से विषय का, तुम भी कविताएं जब अपर्याप्त लगती हैं किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने में, तो आपको लगता है ये कहानी की तरफ जाएगा, या फिर कुछ कविताएं कथात्मक भी होती, जैसे तुम अभी उस कविता का जिक्र कर रही थी बेटू वाली। हाँ। जो एक जो हमारी बहुत बड़ी पीढ़ी विदेश चली गई, माता पिता यहाँ रह गए, तो अपने बच्चों को किस तरह से देखते हैं वो, तो एक कहानी है उसके अंदर, तो वो कविताएं अलग तरह से विस्तार मांगती हैं, तब शायद उपन्यास और कहानियाँ जन्म लेती हैं। ये जो अपर्याप्त वाली बात आपने कही कि जब कम कहना अपर्याप्त लगता है और ज़्यादा कहने की इच्छा है तो आप गद्य की तरफ जाते हैं, यही प्रश्न मैं दरअसल भाषा के लिए भी आपसे करना चाहती थी कि आप हिंदी में भी लिख रही हैं और अंग्रेज़ी में भी लिख रही हैं, और अंग्रेज़ी में तो आपका जो एक उपन्यास है जो बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर है और वहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उन पर है, अनलीशिंग अनलेस अ परफेक्ट रिदम सेट्स इन। तो क्या भाषा के साथ भी यही हुआ कि आपको जब लगा कि यार ये बात हिंदी में नहीं कही जा सकती तो मैं अंग्रेज़ी में कहूँ? तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप कुछ भाषाएं और भी भाषाएं जानते हो तो आप कुछ भाषाओं में कुछ कहने के लिए सहज होते हो और कुछ भाषाओं में कुछ, तो और कई बार मन जो है वो अपनी भाषा चुनता है, तो कई बार आपको लगता है कि ये यहाँ कहा जाना आसान होगा। तो जैसे तुम अनलेस से परफेक्ट रिदम की सेट्स इन की बात कर रही हो, तो यह खजुराहो से शुरू होकर उपन्यास ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आता है। तो इसमें ये अरविंद की सावित्री नाम की जो पुस्तक है वो एक काफ़ी इवॉल्व पुस्तक है, तो उसको पढ़ते हुए ये शीर्षक मैंने उन्हीं से लिया था, अनलेस से परफेक्ट रिदम सेट्स इन। मतलब एक मनुष्य तब तक चलता जाता है जब तक उसको एक रिदम न मिल जाए। तो आप दरअसल जिन पुस्तकों के बीच से गुजरते हो तो कई बार वो आपकी तरफ अपनी भाषा भी पहुंचा देते हैं और आपको बाध्य करते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो वो जो कविता है वो भाषा है, वो मुझे लगा कि इसमें चूंकि मेडिकल साइंस की बहुत सारी चीज़ें भी साथ में थी, तो मुझे लगा कि इसको हम इस तरह से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जो सोशल इश्यूज हैं, मुझे लगा कि उनको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वही है, वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। आप किन लोगों से मिल रहे हो पुस्तक के रूप में और व्यक्ति के रूप में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पथ प्रज्ञा जब पढ़ी तो देखा कि वो कितनी संस्कृत निष्ठ भाषा का उसमें प्रयोग है। सपनों से बाहर जो आपका उपन्यास है वो बहुत ही मॉडर्न हिंदी जो है, जो आज के समय में जो हम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। वहीं अंग्रेज़ी का उपन्यास और अंग्रेज़ी का कविता संग्रह है, ये बहुत एक विस्तृत संसार है एक साहित्यकार का। जैसा आपने अनलेस अ परफेक्ट रिदम सेट्स इन की बात कही कि खजुराहो से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, ऐसे ही मैंने देखा कि आपका एक कविता संग्रह है तो कभी टूटता नहीं साबी बोर। इसमें भी आपने इतने सारे देशों की यात्राएं की हैं, मॉरिशस है, अफ़गानिस्तान है और जाने कहाँ कहाँ से होते हुए हम आए हैं। यही अग्निगर्भ में जलती पंखुड़ियों में भी है कि अलग अलग आपने उस तरह से उसकी पृष्ठभूमि बनाई है। यात्राओं का कितना प्रभाव है आपके लेखन पर, ये बहुत दिलचस्प मुझे। ये यात्रा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही परिवेश, मनुष्य का स्वभाव मूलतः नयापन चाहता है हर क्षण। तो ये नयापन ढूंढने के लिए आप जहाँ रहते हो वहीं यात्रा करते हो, मन की यात्राएं होती हैं। जैसे तुम टूटता नहीं सौबीपुर की बात कर रही हो, इसकी कविताएं जो हैं ये विश्व की एक पीड़ा जो है मनुष्य के युद्धों की पीड़ा और ये सब वो साझा करती है दरअसल। तो यात्राओं में जब मैं जाती हूँ कहीं भी, दुनिया के जिन भी देशों में गई, तो मुझे एक चीज़ जो हमेशा लगी कि ये तकलीफ तो इसको भी है। मतलब आप दूसरी तरफ कितनी रंगीनियाँ आपको दिखती हैं, पर बेसिकली
जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो या आपका चेरनोबिल में हादसा हो गया, तो चेरनोबिल में जब रेडिएशन से लोग परेशान हो गए, तो ऐसी कि बच्चे मर गए, स्कूलों में सब रेडिएशन से सालों तक वो झेलेंगे, अभी भी झेल रहे होंगे, भोपाल की गैस त्रासदी। इस तरह की चीज़ें आदमी को पीढ़ियों तक तोड़ती हैं। तो उसमें एक जैसे थी कि बुजुर्गों की कैसी दुआ है, पानी में जहर है, हवा में कहर है, खौफनाक मंजर है, बगुला बनकर उठती है आग, मुद्दते हयात बीत जाए तो भला कैसे जिया जाए। या स्कूल का बगीचा और छलकता चाह बच्चा, झूलों पर झूलती उदासियाँ, धूल की परतों के नीचे नन्हे पाँव के निशान, दीवारें अवाक और मौत आसपास। कौन से सुर में गाएगी हवा नौनियाजों के वृंदगान, जब भी लौटेंगे बच्चे खुशियां भरम है चेरनोबिल में। बहुत सुंदर। इसी किताब में जो आपकी 2 साल का बेटू है, बहुत ही सुंदर कविता, एक बार अगर आप उसका पाठ करेंगी वो मेरे तो ख्याल हमारे से दर्शकों हाँ, तुम्हारे तक वो उसमें खुली हुई है वो। जी बिल्कुल। तो इसमें टूटता नहीं सौबी बोर, जो और वंचितों की यातनाओं का अंत नहीं। इसमें जो मुसीबतें मुकद्दर हैं, मुझे एक लाइन ये ज़रूर बहुत अच्छी लगती है कि झकझोरने वाली आवाज़ों में एक होती है आदमी का सर कटकर ज़मीन पर गिरने की आवाज़। ओहो। तो ये ऐसी चीज़ है विशाखा, इस प्रोफेशन में रहते हुए कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि जब वी हैंडल विद द डेड बॉडीज़ और बहुत सी, तो इस तरह की आवाज़ें हम लोग अनजाने में सुनते हैं, पर ये किसी और दृश्य में और तरह से आपको प्रभावित करती। तो ये जो बिंब उठ के आते हैं, कई बार हमारे आसपास के जीवन से उठ कर आते हैं। 2 बरस का बेटू, ये जो कविता है, ये उन सब माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे बहुत दूर बस गए हैं। 2 बरस का रहा होगा बेटू, दांत भी थे, बतियाता था, फिरता था नंगे पाँव सारा दिन, आसमान में जैसे ही निकल आता चांद, बिखर जाते सितारे, आम के पेड़ पर बीच बीच में चिल्लाती कोई चिड़िया, बेटू घुसने लगता था आंचल में। सुलझाती थी उसके गर्दन तक झूलते रेशमी बाल, कहती थी धीमे से उसके कान में, बेटू अब बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे पीते हैं इस तरह दूध। वह निकल आता था पल भर को आंचल से बाहर और कहता था मम्मा बोलो मत, नींद अच्छी आ जाती है। पिट्सबर्ग में भी सोता होगा बेटू, पर यहाँ जब उतरती है रात, वहाँ उगता होता है सूरज, घंटे घड़ियालों से बंध जाती है जिंदगी। सेक्सनी अपार्टमेंट से कार्नेगी मेलॉन के कंप्यूटर कक्ष के बीच कहीं धुलते हैं कपड़े, बेटू उन्हें सुखा देता है अलगनी पर ड्रायर में, फिर फैलाओ, अलगनी पर तो नहीं टपकता होगा उनसे बूंद बूंद पानी। खाता होगा अपने हाथ रांधा भात महाभोज की तरह, लगता है कहीं से लौट आएगा बेटू और कहते हुए कि मम्मा बोलो मत, नींद अच्छी आ जाएगी। वाह, बहुत सुंदर। तो ये थी डॉक्टर वीना सिन्हा हमारे लिए, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी साहित्य यात्रा में अपने जीवन के अनुभवों को शामिल किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए किस तरह से उन्होंने स्त्रियों की पीड़ाओं को न सिर्फ महसूसा है, बल्कि अपने साहित्य में उसे शब्द देकर, उसे कहानी के रूप में, उन्हें कविताओं के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से यात्राओं ने उनके जीवन को इतना समृद्ध बनाया। इन दिनों आप भोपाल में वनमाली सृजन केंद्र की अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं और लगातार साहित्य सृजन की ओर कार्यरत हैं। ऐसी डॉक्टर वीना सिन्हा के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।